औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर का नाम था ऑसिलेशन। आज हमारा इस चैप्टर का जो है वो 5वां लेक्चर है, जिसके अंदर हमने जो है आज सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है। और आज हम ये देखेंगे कि क्या सिंपल पेंडुलम जो होता है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। एक तो हम इस चीज को प्रूव करेंगे। दूसरे नंबर पे हम ये साबित करेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करते थे t = 2π/L/g, हमने सिंपल पेंडुलम के लिए अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो या सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम को समझने के लिए हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि हम क्या कर देते हैं कि एक हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, उसको हमने एक फिक्स स्पॉट के साथ जो है फिक्स कर दिया, उसके नीचे हमने कोई भी मैश को बांध दिया और उसको मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट से स्ट्रेच करके छोड़ दूंगा तो वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द अपनी वाइब्रेशन को स्टार्ट कर देगा, अपनी टू एंड फ्रो मोशन को स्टार्ट कर देगा। तो हम इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, इसकी हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे और हम इसके लिए जो है वो ये भी साबित करेंगे कि इसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। देखिए हमारे पास एक फिक्स पोर्ट के साथ मैंने एक मैशलेस जो है स्ट्रिंग उसको जो है वो बांध दिया, उसके साथ मैंने कोई भी एक जो है वो मैश अटैच कर दिया। इस मैश को मैं पॉइंट O से मीन पॉइंट से स्ट्रेच करके पॉइंट A पे ले जाऊंगा, ठीक है। यहां से इसको मैं छोड़ूंगा तो ये अपनी मोशन को क्या करना शुरू कर देगा, एक पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब देखिए मैं ये इसने यहां से लेके यहां पे गया, यहां से दोबारा यहां आया, फिर यहां चला गया, तो इसने अपनी एक वाइब्रेशन क्या की, कंप्लीट की। तो मैं जो है वो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी सेड टू बी एम्पलीट्यूड। अच्छा मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या बनता है, OA। ये चीजें आपने जो है वो ज़हन में रखनी है और लेक्चर को ध्यान से सुनना, बड़ा इजी है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग की जो टेंशन थी ये ऊपर की तरफ थी और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ था। मैं इसको स्ट्रेच करके जब यहाँ पे ले गया तो इसके वेट एक फोर्स होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक वेट का कंपोनेंट इस टेंशन को बैलेंस कर रहा है जिसे मैं mg cos थीटा कह दूंगा। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम cos थीटा कहते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम sin थीटा कहते हैं। अब इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट बन गए, एक इसकी टेंशन को बैलेंस कर रहा है, दूसरा इसको वापस लेके आ रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो आपने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, ये वेक्टर है, मिसाल हमारे पास ये फोर्स वेक्टर है या ये वेट हमारे पास है, इसके दो कंपोनेंट, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था उसको sin थीटा कहते थे, जो हमारे पास वर्टिकल sin थीटा और हॉरिजॉन्टल cos ऑफ थीटा होता था। इसी तरह हमारे पास इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक mg sin थीटा और एक mg cos थीटा। cos थीटा क्या कि हमारे पास जो कंपोनेंट इसकी टेंशन को बैलेंस कर रहा है दैट विल बी द mg हमारे पास cos थीटा। एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, अब इसके मैस की, इसके वेट की वजह से ये क्या करेगा, दोबारा वापस आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो mg sin थीटा है इसकी वजह से ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। अब जो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लग रही होती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास mg sin थीटा है, ये हमारे पास जो कंपोनेंट है ये किसका रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब अगर हम इसी पे गौर करें तो एक हमारे पास ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है इसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है इसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब
इसी चीज को लेके हमने आगे चलना है कि इसके अंदर जो मोशन हो रही है वो सारी की सारी mg sin थीटा की वजह से हो रही है। अब जो mg cos थीटा, इसने तो टेंशन को बैलेंस कर दिया। दूसरे नंबर पे अगर हम इसी चीज को आगे लेके चलें तो हमारे पास जब ये हमारे पास मैस इधर को मीन पोजीशन की तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी न्यूटन का सैकड़ा होल्ड करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैं इस दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर कंपेयर करूं इन दोनों को, तो मेरे पास m इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अगर मैं m के साथ m को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस g साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स, आपने एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। मेरे पास ये जो पेंडुलम था, मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया था यहाँ से यहाँ। तो ये जो एंगल के अंदर चेंज आया था, ये हमारे पास जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ, एंगल जो है वो इंक्रीज करता जाता है। देखिए, जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे एंगल क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये एंगल, तो इसका कर्वेचर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दो बातें याद रखनी, जब मैं बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, देखें ये ज्यादा, बिल्कुल जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके साथ इसके अंदर ये बनने वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जब एंगल स्मॉल होता है, व्हेन थीटा इज स्मॉल, ठीक है, देन जो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा होता है। ये स्टूडेंट्स, आपको ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी आ जाता है कि व्हेन दी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। जब आपके पास जो एंगल होता है वो स्मॉल होता है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही हमारे पास सिंपल थीटा की वैल्यू होती है। अगर मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू हमारे पास पुट कर दूं तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस जी इंटू थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 4 बन गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी आपको इस चीज का पता है कि हमारे पास जो थीटा होता है, या जो हमारे पास थीटा, जो हमारे पास एंगल होता है, ये रेशियो होती है किसकी। ये चैप्टर नंबर आपने 5 के अंदर ये बात पढ़ी है कि अगर आप आर्क लेंथ की रेडियस के साथ रेशियो ले लें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो थीटा होता है। मतलब आर्क लेंथ क्या है, हमारे पास ये आर्क लेंथ है, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो ये उसका रेडियस है, ठीक है, ये उसकी आर्क लेंथ है। तो ये आर्क लेंथ की इसके रेडियस के साथ जो रेशियो बनती है उसको हम थीटा कहते हैं। अब जो थीटा होता है हमारे वाले केस के अंदर, इसकी आर्क लेंथ क्या, OA, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है या इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस मैंने कहा जो मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ है ये रेडियस है। अगर ये इसको मैं घुमाऊं तो ये पूरा साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, तो इसका L क्या है, रेडियस है। यहां पे मैंने इसकी वैल्यू L पुट कर दी। अच्छा, एक बात और भी याद रखनी है बच्चे कि जब हमारे पास ये मैंने कहा था थीटा स्मॉल होगा, तो ये मैस यहां की बजाय अगर यहां पे होता, थीटा स्मॉल होता, तो इसका जो कर्व्ड पाथ है और ये जो स्ट्रेट पाथ है ये दोनों क्या हो जाने थे, इक्वल हो जाने थे। तो जब थीटा स्मॉल होता है तो हमारे पास OA किसके इक्वल आ जाएगा, फिर x के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू मेरे पास आ गया x ओवर L। अब ये बच्चे थीटा की वैल्यू हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दें। A इज इक्वल टू हमारे पास माइनस जी इंटू एक्स ओवर L। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, G ओवर L इंटू माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, जी हमारे पास कांस्टेंट है और लेंथ भी क्या स्ट्रिंग की कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे जी ओवर जो हमारे पास एल है इसको हम क्या लिख दें कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ गया, कांस्टेंट और इनटू माइनस एक्स। जब स्टूडेंट्स आप कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो क्या सिंबल लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का।
तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमें ये बात क्लियर होगी कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो आपको याद होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है इसकी जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अगर किसी भी हमारे पास बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो आपने पढ़ा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ये भी आपने पढ़ा। तो हमारे पास ये भी एक्सेलरेशन है और हमारे पास ये भी एक्सेलरेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, इधर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हम इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को, ये हमारे पास है इसको, और इस इक्वेशन को अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। ओके, हमारे पास ये दोनों इक्वेशन को अगर लिखने के बाद देखें, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, एक्स के साथ एक्स कैंसिल। अच्छा, अब हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ गया, जी ओवर एल के। तो अगर मैं ओमेगा को सिंपल निकालना चाहता हूं तो ये जी ओवर एल का क्या आ गया जी, अंडर रूट। अब आपने फाइंड क्या करना है, दो चीजें, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड और इसके लिए फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो हमारे पास आपने भी पढ़ा कि जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है थीटा ओवर टी के इक्वल होती है। अगर यहाँ से मैं टी को निकालना चाहता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा ओवर ओमेगा। थीटा जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स वो आपने पढ़ा हुआ 2 पाई के इक्वल होता है। अब हमारे पास थीटा क्या आ गया, 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया कि जो हमारे पास ओमेगा होता है किसके इक्वल है, जी ओवर एल का अंडर रूट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई इंटू क्या आ गया, इसको उलट जाएगा तो एल ओवर जी। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको जब मैंने चेंज किया तो ये मेरे पास जो टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का, ये हमारे पास 2 पाई इंटू एल ओवर जी आ गया। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं तो वो आपको पता स्टूडेंट्स को क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये मेरे पास क्या गया, 1 ओवर 2 पाई इंटू एल ओवर जी। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो ये ओवर का ओवर उल्ट जाएगा, तो ये 1 ओवर 2 पाई इंटू जी ओवर एल। अच्छा, अब गौर करें, अब यहाँ पे 2 एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आपको याद होगा कल वाला लेक्चर कि हमने ये पढ़ा था कि जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई इंटू हमारे पास किसके इक्वल होता है, के ओवर एम के, सॉरी एम ओवर के। ठीक है, तो उसमें और इसमें आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है, क्या इसमें पूछ सकता है कि अगर हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम के साथ आपने मैथ अटैच किया हुआ है उसको हम इंक्रीज कर दें तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें मैथ पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उस स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करते हैं और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करते हैं। और इसी तरह आपको मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये कह दिया जाएगा कि अगर स्प्रिंग की लेंथ डबल कर दी जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो उसका टाइम पीरियड है वो मैथ पे और के पे डिपेंड करता है और सिंपल पेंडुलम का लेंथ और जी पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे बने हुए ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।